Good morning to everybody, especially my such viewer who always uses to comment on my video. मैं उस दर्शक का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं और देखने के बाद उस पर अपनी टिप्पणी भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। आपके जो है ना अच्छे कमेंट्स हमें साहसी बनाते हैं, हमें उत्साह से भर देते हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके सामने जाए, पोस्ट किया जाए तो फिर उसको पूरी तरह से देखिए। देखने के बाद अगर कुछ कमी लगती हो तो उसके बारे में भी बताइए, ताकि मैं अगली वीडियो में उस बात का ध्यान रख पाऊँ। अगर अच्छा लगता है तो उसकी तारीफ भी कीजिए, मेरा भी जो है ना मन बड़ा हो जाएगा। तो बहरहाल आइए कक्षा 10 के यानी कि क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर वो है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन ही नाम से जो है ना एक चैप्टर है। उस चैप्टर का जो है ना 2 पार्ट जो है ना किया गया था और ये आज तीसरा पार्ट है। और तीसरे पार्ट में इसके पहले जो है ना मैंने बताया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है और होता है तो क्या क्या चेंजिंग आ जाती है, ये सब बताया था। उसके बाद जो है ना केमिकल रिएक्शन जो है कितने टाइप के होते हैं, इसको जानने से पहले जो है ना मैं आपको जो है ना बताऊं कि 4 टाइप का जो है ना बताया था, लेकिन एक रेडॉक्स को हमने बताया नहीं था। तो ऐसा चाहता हूँ कि आज मैं रेडॉक्स को बता दूँ, उसके बाद केमिकल इक्वेशन क्या होता है उसकी चर्चा कर लूँ और उसको जो है ना केमिकल इक्वेशन को हम लिखते हैं तो किस फॉर्म में लिखते हैं, तो कितने रूप में हम लिखते हैं उसको भी हम बताएं। और फिर उनका जो है ना संतुलित जो है ना समीकरण यानी कि बैलेंस्ड जो है ना इक्वेशन को हम कैसे जो है लिख सकते हैं, इस बात की चर्चा करें। सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन को आप समझो कि रेडॉक्स रिएक्शन चर्चा मैंने की थी। रेडॉक्स में 2 तरह का यानी कि 2 जो है ना आधे के 2 पार्ट में जो है रेडॉक्स रिएक्शन होता है। रेडॉक्स रिएक्शन को रेडॉक्स जैसा कि उपचयन और अपचयन दोनों की क्रिया है, इसीलिए उभय अपचयन यानी इसको उभय अपचयन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। यानी कि अपचयन भी है और अपचयन का उल्टा भी है, यानी कि अपचयन का उल्टा उपचयन होता है तो उभय अपचयन अभिक्रिया कह सकते हैं या उभय उपचयन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्योंकि जो है ना अगर उभय अपचयन कहते हैं तो अपचयन के साथ उपचयन भी समझ में आता है, और अगर उभय उपचयन कहें तो जो है उसके साथ जो है छुपा हुआ क्या है तो अपचयन है। तो कहने का मतलब कि रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि उभय अपचयन अभिक्रिया हो गया। मेरे बच्चों देखो ऐसा है कि ये डिटेल से इसमें तो नहीं पढ़ा गया है, लेकिन कुछ यूजेज यूटिलिटी जो है इस एक्टिविटी की जो है ना आपके बुक में आई है, तो चर्चा छोड़ के चला नहीं जा सकता था। इसके जो है ना मैंने बताया था कि इसके 2 पार्ट होते हैं, जबकि रेडॉक्स रिएक्शन पूरा एक कंप्लीट जो है ना रिएक्शन है, लेकिन वो जो है ना 2 अलग अलग पार्ट में एक ही सिस्टम के अंदर 2 अलग अलग स्टेप्स में होते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उपचयन या ऑक्सीकरण, तो उपचयन के नाम से हम यहाँ पर रखते हैं। अगर कोई एतराज हो तो जाए ना आप उसको ऑक्सीकरण ही समझ लेना, उपचयन हो गया ऑक्सीडेशन का। और दूसरा पार्ट होता है रिडक्शन। बेटो जो है ना बच्चों ऐसा है कि रिडक्शन को और ऑक्सीडेशन को हम एक साथ जो है ना क्या कहते हैं, रेडॉक्स कहते हैं। इसीलिए इन दोनों को एक साथ जो कहते हैं रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। अपचयन को अवकरण भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, अवकरण है। ऑक्सीकरण और अवकरण, चाहे उपचयन और अपचयन, ठीक है। देखो बच्चा लोग ऐसा है कि रेडॉक्स को आप 2 पार्ट में जो है ना पढ़ोगे, एक ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन जो है ना क्या है, इसको जो है ना समझने के लिए आप यूं जानो कि रेडॉक्स मतलब जो है ना ऑक्सीडेशन में
ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है एक तरह का क्या है, हाफ सेल रिएक्शन है। क्या है? अर्ध अभिक्रिया है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? अर्ध अभिक्रिया है, ये कंप्लीट नहीं है। इसको हिंदी में ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हो। ऑक्सीकरण, अब ऑक्सीकरण एक क्रिया विधि है, एक जो है ना काम है, एक एक्टिविटी है, केमिकल एक्टिविटी है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी कि एक तरह का रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीकरण होता है। अब यहाँ बार बार जो है ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता क्या है? तो ऑक्सीकरण एक्चुअली जो है ना क्या क्या चीज होती है। एक चीज हो गई क्या कि विद्युत ऋणात्मक जो है तत्व। अब ये विद्युत ऋणात्मक को आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 5 में, जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने लगोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ोगे, तो उसमें मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। अगर यहाँ पढ़ाऊं तो जो है ना कुछ दूसरी ही बात होने लग जाएगी, तो चैप्टर फिनिश नहीं होगा। इसलिए केमिकल रिएक्शन के जो है ना चैप्टर को जल्दी से फिनिश कर सकूं मैं, इसलिए उस चीज को मैं डिटेल से जो है ना तो हम डिटेल से नहीं बताएंगे। मान लो कि विद्युत ऋणात्मक नाम का कोई जो है रसायन है, वही विद्युत ऋणात्मक रसायन जो है उस विद्युत ऋणात्मक तत्व या जो है ना अणु या जो है ना आयन आपस में क्या होते हैं कि इनका एडिशन होता है, यानी कि योग होता है। तत्वों का योग है तो उसका नाम जो है क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि और किसका योग है? तो ऑक्सीजन का योग। यदि किसी अभिक्रिया में किसी के साथ ऑक्सीजन क्या होता है कि जुड़ता है, तो जुड़ने को भी जो है ना क्या कहोगे? ऑक्सीडेशन कहोगे। ऑक्सीजन के जुड़ने का नाम ऑक्सीडेशन है। और ऑक्सीजन का योग है, यानी कि ऑक्सीजन जो है ना आके जुड़ता है किसी भी तत्व के साथ। अगर जुड़ता है ऑक्सीजन तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। तीसरी बात कि जो है ना क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक तत्व जो होता है उस परमाणुविक फॉर्म में जब जाएगा, परमाणु के रूप में जाएगा, तो सक्रिय तत्व जो होते हैं उनके अधूरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन या तो लिए जाते हैं, लेकर पूरे किए जाते हैं, या छोड़कर पूरे रखे जाते हैं। ऐसे में इलेक्ट्रॉन का क्या त्याग, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तभी ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर तीन बातें जो सामने आई कि विद्युत ऋणात्मक तत्व। विद्युत ऋणात्मक तत्व का उदाहरण है, मैं थोड़ा सा देता हूँ। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटिन रेडियो एक्टिव है, इसलिए उसका नाम हमने लिखा। ये जो है ना स्ट्रॉन्गेस्ट जो है ना विद्युत ऋणात्मक है। ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बंध बनाते हैं उनको विद्युत ऋणात्मक कहते हैं, क्योंकि जो है ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की वजह से निगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि उसको तब उस पर चार्ज कैसा होता है तो ऋणात्मक हो जाता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो इसलिए जो है ना उसको हम क्या कहेंगे? विद्युत ऋणात्मक कहेंगे। ऑक्सीजन का योग, यानी कि ऐड क्या कर लेते हैं? तो ऑक्सीजन ऐड कर लेते हैं। और क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं? एमिट कर दिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल में तुम ले लो कि Na है, Na क्या करता है कि Na के बाद में जो है बाहरी आउटर मोस्ट सेल में जो है ना कितने जो है ना एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या करता है कि Na आयन में चेंज हो जाता है, यानी कि प्लस आयन बना लेता है। एक इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करता है? एमिट कर देता है, ये छोड़ देता है। ये तीनों ही जो है ना काम क्या हो गया? ऑक्सीडेशन का हो गया। एग्जाम्पल में जो है ना हम जाएंगे बाद में, ऑक्सीडेशन का जो है ना इसी तरह से काम होगा। ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, किसका होगा, ये भी जो है हम देखेंगे। दूसरा पार्ट जो है ना यहाँ पर आप देखो कि ये तो जो है ना ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन के बाद जो है दूसरा पार्ट क्या है? रिडक्शन है। तो रिडक्शन ठीक इसी का अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर विद्युत ऋणात्मक है तो धनात्मक कर देंगे, यानी कि विद्युत धनात्मक तत्वों का योग होगा। रिडक्शन में क्या होगा? ये इसी का अपोजिट यानी कि धनात्मक होगा। ऑक्सीजन का क्या होगा? वियोजन होगा। और इसके सिवा क्या? हाइड्रोजन का योग हो जाएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? त्याग की बजाय क्या होगा? ग्रहण करना हो जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। जो
विद्युत धनात्मक तत्वों को जोड़ेगा उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन होना, उसका जो है ना अवकरण होना कहेंगे। ऑक्सीजन का जो है ना योग के बजाय जो है ना हाइड्रोजन का योग हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, एमिट होगा। तो अब यहाँ पर जो है ना हाइड्रोजन जो है निकलेगा तो ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन ऑक्सीजन जो है ना अगर छोड़ दिया जाए, ऑक्सीजन निकले किसी भी तत्व, किसी भी रेडिकल, किसी भी मूलक से, किसी भी जो है ना मॉलिक्यूल से, तो उसका क्या कहेंगे, रिडक्शन होना कहेंगे। अब ये दो बातों को जो है ना जब हम ज्वाइंट कर देंगे तो जो है ना क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन का और एंड रिडक्शन को एक कंप्लीट जो है रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। आप एग्जांपल ले लो, जैसे जो है ना ये देख लो Na है और जो है ना कौन है तो Cl है। Na तो जो है ना एटॉमिक फॉर्म में रहता है, लेकिन क्लोरीन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। तो सोडियम जो है ना एटॉमिक एलिमेंट है और क्लोरीन क्या है, मॉलिक्यूलर एलिमेंट है। तो इसलिए जो है इसको मॉलिक्यूल बनाने के लिए दो एटम जो है ना इकट्ठा करके Cl2 के फॉर्म में लिखे। लेकिन ये क्या है कि इनकी वैलेंसी भी 1 होती है, इनकी जो है ना ऑलरेडी जो है ना 2 क्लोरीन एटम है, तो इनके लिए भी 2 जो है ना मैनेज करने की जरूरत है। इनको जो है ना जोड़ के अब तब बनता है क्या, NaCl बनता है। अब चूंकि जो है ना ये एक इलेक्ट्रॉन जो है प्रत्येक जो है क्लोरीन क्या करेगा, ऐड कर लेगा, ले लेगा, गेन कर लेगा, लेकिन जो है एक इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, तो सोडियम देगा तो क्लोरीन को मिलेगा। इसलिए 2 क्लोरीन के लिए 2 एटमिक जो है ना एलिमेंट सोडियम का जो है हम 2 एटम ले लेंगे, क्लोरीन के 2 एटम को सेटिस्फाइड सैचुरेटेड करने के लिए। तो इस तरह से जो क्या बन जाएगा, 2NaCl बनेगा। वो मैकेनिज्म आप देखो कि 2Na क्या करेगा कि 2Na इलेक्ट्रॉन जो है ना रिलीज करेगा, यानी कि 2Na प्लस में चेंज हो जाएगा और उसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, 2E छोड़ देगा। अब यहाँ पर देखो दूसरा जो है ना क्लोरीन है, वो जो है ना सोडियम में जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, क्लोरीन के मॉलिक्यूल में 2 एटम क्लोरीन है, तो ये क्या करेंगे, सोडियम के जरिए छोड़ा गया जो है ना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो ले लेगा। अब ऐसे में क्या हो जाएगा, ये Cl- में चेंज हो जाएगा, ये आयनिक फॉर्म में 2Cl- हो जाएगा। अब आप दोनों को ऐड कर लो, क्योंकि मैंने कहा कि जो है ना रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, तो क्या कंपाउंड फॉर्म में है, यानी ये हाफ जो है ना ऑक्सीडेशन होता है, हाफ रिडक्शन होता है। रेडॉक्स रिएक्शन एक कंप्लीट रिएक्शन है, लेकिन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। दोनों को 2 हाफ मिलके जो है तब एक कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन बनता है। इसलिए जो है ना इस पार्ट को और इस पार्ट को आपस में जोड़ दो, तो जोड़ो तो देखो क्या मिलता है आपको, 2Na मिलता है और प्लस जो है ना Cl मिलेगा आपको, प्लस 2E मिलेगा इस साइड में। उसके बाद दूसरे साइड में तो इधर क्या मिलेगा आपको, 2Na मिलेगा प्लस, और प्लस क्या मिलेगा, 2E मिलेगा, और 2E के साथ आपको क्या जो है मिल रहा है, 2Cl- मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो कि ये दोनों ही तरफ जो है 2E और 2E इलेक्ट्रॉन है, जो चीज दोनों तरफ होती है इक्वल अमाउंट में, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचा, 2Na + Cl2 इक्वल टू क्या, ये दोनों कंजुगेट होके क्या बनाया आपके लिए, तो 2NaCl बनाया। ओके, जैसा कि इक्वेशन में आप देख रहे हो 2Na + Cl2 फॉरवर्ड टू 2NaCl। ओके, तो बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म को दूसरे एलिमेंट के साथ भी, दूसरे जो है ना मॉलिक्यूल के साथ, दूसरे आयन के साथ जो है ना आप करके खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर किसी को करने में कोई जो दिक्कत आती हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाओ और जो है कमेंट करके आप जो है ना उस प्रॉब्लम को रखोगे। मैंने जो है इसके पहले अपना व्हाट्सएप नंबर भी जो है ना आपको दिया था, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज करोगे तो मैं उसका रिस्पॉन्स आपको दूंगा। अगर सीखना चाहोगे, थोड़ा आप कोशिश करोगे तो थोड़ी मैं भी कर लूंगा, हो सकता है कहीं आपसे मैं बढ़ के करूं। तो चलिए जो है ना अब जो है ना ये ही छूट गया था, रेडॉक्स रिएक्शन टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एक रेडॉक्स रिएक्शन छूट गया था। अब मैं ऑन टॉपिक आता हूं, कौन सा, केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन, इक्वलाइजेशन। इक्वेशन मींस इक्वलाइजेशन होता है। इक्वल कब होता है, दो के बीच में अगर कंपेयर करें और दोनों का डिफरेंस, अब डिफरेंस ऑफ हाइट, डिफरेंस ऑफ मास, डिफरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब जो है कुछ भी हो सकता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर जो है ना कैसा जो है ना कंपैरिजन है,
तो कंपैरिजन किया गया है नंबर ऑफ एटम के ऊपर। देखिए इक्वेशन जो है उसकी हिंदी समीकरण होती है। समीकरण दो शब्दों से मिल के बना है, यानी कि सम और अभिकरण, यानी कि सम करने की अभिक्रिया जो है, अभी प्रक्रम जो है, सम करने का जो प्रक्रम है उसी का नाम समीकरण है। उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। और केमिकल का नाम आप जानते हो, उसी का नाम रासायनिक है। यानी कि रासायनिक पदार्थों को जब अभिक्रिया कराई जाती है तो उसकी जो है ना मात्राओं को संतुलित करने के लिए जो है ना क्या किया जाता है कि उसको एक सूत्र के रूप में, यानी कि केमिकल रासायनिक अभिक्रिया जब की जाती है तो रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक तत्वों के संकेत को लिखा जाता है और दाएं और बाएं दोनों ही तरफ ये संकेत लिखे जाते हैं। इसलिए जो है क्या होता है कि बाएं तरफ के जो केमिकल्स होते हैं दूसरे तरफ दाएं तरफ के केमिकल्स को भी इक्वल किया जाता है। अब ये बाएं तरफ के इक्वल और दाएं तरफ के इक्वल, दोनों तरफ के इक्वलाइज करने का काम ही क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। तो चलो इसको जो है ना ऐसा कर लो कि केमिकल इक्वेशन जो है रासायनिक समीकरण जो है, तो रासायनिक समीकरण क्या है? तो यह अभिक्रिया का सांकेतिक जो है ना, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया का सांकेतिक जो है ना प्रारूप है, ठीक है ना। केमिकल इक्वेशन और कुछ नहीं है, बल्कि जो है ना सांकेतिक जो है ना भाषा में जो लिखते हैं। जैसे मान लो कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को O से शुरू करते हैं, तो इसके लिए जो सिंबल क्या आता है? O आता है। O लेकिन जो है ना मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूलर एलिमेंट है, तो इसलिए एटलीस्ट O2 तो आएगा ही। तो O2 जो है ना एक मॉलिक्यूल में अगर हमको एक मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करना ऑक्सीजन का तो O2 करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना तत्वों के जो है ना मॉलिक्यूल यानी कि जो है ना अणु या जो है ना परमाणु या आयनों को उसके सांकेतिक रूप में बाईं तरफ भी यानी कि अभिकारक और अभिकर्मक के रूप में भी और उससे मिलने वाले उत्पाद में भी उनके जो है ना बराबर द्रव्यमान को, यानी कि यहाँ पर एक सिद्धांत काम करता है द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का, यानी कि द्रव्यमान को न तो जो है ना किसी भी प्रक्रम में कैसे भी अगर जो है कोई भी अभिक्रिया करवाओगे या जो है कोई भी मैकेनिज्म चाहे भौतिक करवाओ चाहे जो है रासायनिक करवाओ, तो जो है क्या होता है कि किसी भी प्रक्रम में द्रव्यमान की क्षति नहीं की जा सकती है। यानी कि द्रव्यमान को कैसे भी जो है ना हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, किसी द्रव्यमान को हम खुद अपने से जो है जनरेट नहीं कर सकते, बल्कि एक दूसरे के साथ कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसा कि जो है ना आइंस्टाइन ने E=mc², यानी कि जो है ना उन्होंने बताया कि जितने भी द्रव्यमान होते हैं वो सब एनर्जी में कन्वर्ट किए जा सकते हैं अगर कोई ऐसा सिस्टम हमारे पास आ जाए, तो टोटल मास को टोटल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो है ना E=mc² यही सिखलाता है। तो द्रव्यमान भी है, इसमें ऊर्जा भी है, ये भी संरक्षित है। ऊर्जा को भी आप पैदा नहीं कर सकते, आप ऊर्जा के सिवा जो है द्रव्यमान को भी पैदा नहीं कर सकते, तो द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों ही संरक्षित रहती है। यही सिद्धांत लेकर क्या करते हैं कि अभिकारक और अभिकर्मक के जो भी द्रव्यमान जो भी उनके परमाणुओं की संख्या होती है उसके बीच में अभिक्रिया करवाते हैं। अभिक्रिया के बाद उत्पाद जो है आता है, उत्पाद के उतने ही जो है ना मात्रा मिलेंगे जितना द्रव्यमान उसके अंदर होगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों कि ऐसा है कि जैसे अब इसको जो है ना इसको डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का सांकेतिक यानी संकेतों में, सांकेतिक का मतलब संकेतों में प्रस्तुत किया गया, सांकेतिक प्रस्तुतिकरण। सांकेतिक प्रस्तुतिकरण क्या कहलाती है? सांकेतिक प्रस्तुतिकरण रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब समीकरण क्यों है? क्योंकि अभिकारक में उतने ही जो है ना द्रव्यमान होते हैं जितना जो है ना उसके उत्पाद में होते हैं, अभिकारक में उतने ही परमाणु होते हैं जितने परमाणु जो है ना अभिकारक के थे उतने ही जो है ना उत्पाद में भी होते हैं।
तो क्या हो गया कि जो है ना ये समीकरण क्या हो गया, तो रासायनिक अभिक्रिया का सांकेतिक प्रस्तुतिकरण जो है रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर से चलो बेटा क्या देखते हैं कि इसके सिद्धांत के ऊपर जो है जाओ, चर्चा हमने कर दी है। तो रासायनिक समीकरण के सिद्धांत की और कोई जो है ना दूसरा जो है ना सैद्धांतिक रूप नहीं है। सिद्धांत क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है और कुछ नहीं है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है। तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत में आप क्या देखते हो कि द्रव्यमान संरक्षण यही है सिद्धांत कि जो है ना द्रव्यमान संरक्षित रहता है, मतलब जो है ना अभिकारक तथा उत्पाद के, यानी कि प्रोडक्ट जो बनता है रिएक्टेंट से, तो अभिकारक तथा किसके उत्पाद के परमाणुओं की संख्या और द्रव्यमान क्या होता है आपस में समान होते हैं, द्रव्यमान समान होते हैं, यानी कि कोई चेंज नहीं होती है। अगर जो है ना ज्यामितीय जो है ना योग किया जाए तो शून्य आता है। यही चीज है कि जो है ना ज्योमेट्रिकल सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इज ऑलवेज 0। ये चीज है कि द्रव्यमान क्या होता है, समान होता है। ये सिद्धांत जो है ना अपनाते हैं और इसी से इक्वेशन होता है। अब जैसे है एग्जांपल में जो है ना आपको मैं बता दूं, जैसे CuSO4 है, CuSO4, अब इसमें जो है ना हमने क्या डाल दिया, तो HCl डाल दिया। तो HCl कितना डाल दिया, 2HCl। बैलेंस कैसे हो गया, कैसे हम 2HCl क्यों डाले, जबकि हमने कहा था कि HCl डाल रहे हैं, तो 2 काहे लगा दिया, इसकी चर्चा हम करेंगे बैलेंसिंग के समय में। आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, CuSO4 है और 2HCl हमने जो है ना ऐड किया, तो इसमें क्या हो जाएगा, H2 जो है वो SO4 के साथ रिप्लेस हो जाएगा और क्या होगा, Cu जो है ना HCl के Cl के साथ जो है कंजुगेट होगा, यानी कि CuCl2 हो जाएगा। अब ऐसे में आप देखो कि ये क्या है, Cu कितने हैं, तो 1 है। यहाँ पर भी Cu के जो है एक एटम है, यहाँ पर भी एक एटम है, बैलेंस है, कॉपर बैलेंस है। यहाँ पर सल्फर के कितने हैं, 1 यहाँ पर सल्फर के कितने हैं, 1 है, तो सल्फर भी बैलेंस है। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं, तो 4 हैं। यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के कितने हैं, ये भी 4, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। यहाँ पर 2H है, तो यानी कि हाइड्रोजन के कितने हैं, यहाँ पर कितने हैं, ये भी हाइड्रोजन भी क्या है, संतुलित है। क्लोरीन के 2Cl हैं, तो इसलिए जो है क्लोरीन भी 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो इस तरह से ये आपस में क्या है, संतुलित समीकरण है। लेकिन इसके पहले मैं जो है ना आपके साथ चर्चा कर रहा था कि जो है ना यहाँ मैंने 2 क्यों लगा दिया, तो 2 क्या है, जब आप जो है ना वर्बल एक्सप्रेशन करोगे, यानी कि कॉपर 2 सल्फेट है, ये कॉपर 2 सल्फेट है। तो अगर जो है ना वर्बली हम कहें, जैसे कॉपर 2 सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपस में रिएक्ट कराने पर क्या मिलता है, तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और जो है ना क्यूप्रिक क्लोराइड मिलता है। अगर जो है इसको वर्बली लिखें, तो वर्बली लिखेंगे तो हम कैसे लिखना पड़ेगा, ये जो है ना क्या हो गया, इनिशियल स्टेट हो गया जो है इक्वेशन का। इक्वेशन ये भी है, रिएक्शन है, लेकिन जो है ये इक्वेशन कैसा है, कह रहे हैं क्या कि जो है क्यूप्रिक सल्फेट है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इससे क्या मिलता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का ये मॉलिक्यूल और उसके बाद क्या है, क्यूप्रिक क्लोराइड मिलता है, तो क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 ये मिलता है जब वर्बली करेंगे। लेकिन ये जो है ना क्या है, बैलेंस नहीं है, तो जो है ना क्या है, ये ढांचा है। तो ढांचा है तो ये क्या हो गया, एस्केलेटल, क्या है, एस्केलेटल जो है इक्वेशन है।
यानी कि वर्बली जो भी बात जो है ना वर्ब में यानी कि शब्दों में कही जाए उसको केमिकली जो है ना सिंबल में लिख दें, बैलेंस नहीं हो तो उसको क्या कहेंगे? स्केलेटल इक्वेशन कहेंगे। अब अगर इसको बैलेंस करना है तो कैसे करूं? बैलेंस करने के लिए जो है क्या है तरीका? तो एक जो है ना और कुछ नहीं है, आपके क्लास में जो है ना मेनली जो है किसको हिट्स एंड ट्रायल मेथड का जो है ना को अपनाया गया है। हिट्स एंड ट्रायल का मतलब हो गया कि अनुमान विधि, यानी कि अंदाजा लगाते हो और बैलेंस करते हो। अंदाजा लगाने का भी जो है ना बैठ के जो है विवेकानंद की तरफ से सोचते रह जाओगे तो दिन भर नहीं कुछ आने वाला है। तो बच्चों ऐसा है कि इसको सिरे से सोचने की कोशिश करो। सिरे से सोचने के लिए सबसे पहले स्केलेटल इक्वेशन लिख लो। स्केलेटल इक्वेशन जब लिखोगे तो उसमें से कोई जो है ना एलिमेंट का आइटम कम रहेगा, किसी का ज्यादा रहेगा। तो सबसे पहले बैलेंस उसको करो जिसका एटम नंबर ऑफ एटम जो है ना सबसे कम है। सबसे पहले उसको जो है ना बैलेंस करो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आइए मैं लेता हूं कि बैलेंस कैसे करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जो है ना बैलेंस करने का जो है ना कोई तरीका होना चाहिए। बिना जो है ना तरीके की जो है ना साइंटिफिक जो है कोई भी वर्क होता नहीं है। तो हाउ टू बैलेंस, इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। हाउ टू बैलेंस a chemical equation, a chemical equation, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए। तो सबसे पहला जैसा मैंने आपको जो है बताया था कि जो है ना आपके बुक में जिसकी जो है सबसे ज्यादा यूज की गई है वो मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। यानी कि ये जो है ना इनिशियल सबसे जो है ना सिंपल है। हालांकि जो है ना बड़े जो है ना उलझे हुए जो इक्वेशन होंगे उसमें ये काम नहीं आएगा, इसमें बहुत उलझन हो जाएगी। तो आपका जो है ना स्टैंडर्ड चूंकि जो है ना इनिशियल है, 10th में जो है ना केमिस्ट्री को शुरू ही किया जाता है, तो इसलिए हम इसका जो है पहले जो है ना ज्यादातर यूज करते हैं। बुक में भी आपके यही यूज किया गया है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड को अपनाते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड को बैलेंस करने के लिए अपनाते हैं ट्रायल मेथड। हाँ बच्चों, तो हीट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं अनुमान विधि। हालांकि अनुमान करने की एक दूसरी भी जो है ना विधि आपके बुक में पढ़ाई गई है, लेकिन पहले एक को सीख तो लें तो फिर दूसरे को पढ़ेंगे। तो पहले जो है ना एक को सीख लेते हैं, अनुमान विधि है। तो अनुमान विधि से जो है ना किसी को जो है ना आसानी से कैसे कर सकते हैं, इसमें मुश्किल नहीं है करना। जो सिंपल इक्वेशन होंगे तो उनको आराम से आप कर पाओगे। अब अनुमान विधि कैसे लगाओगे भाई, तो इसके लिए एक तरीका है कि पहले क्या करो, राइट स्केलेटल इक्वेशन, यानी कि सबसे पहले कंकाली जो है ना समीकरण जैसा है स्केलेटल इक्वेशन लिख लो। ठीक है, यानी कि कंकाली समीकरण लिख लो। सबसे पहले क्या करो, कंकाली समीकरण, कंकाल जो है वर्बल जो एक्सप्रेस किया गया है उसको लिख लो। कंकाली समीकरण लिखो। एक बात पहले यही कर लेना, ठीक। उसके बाद क्या करोगे, बैलेंस करने के लिए और क्या करोगे, दूसरा जो है ना क्या करोगे, सबसे पहले कंकाली समीकरण लिखो। कंकाली समीकरण में जो है क्या करो कि नंबर ऑफ एटम को जान लो। असाइन नंबर ऑफ एटम, असाइन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच, सभी के परमाणु की संख्या, सभी के परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर लो, लिख लो। उसको ज्ञात कर लो का मतलब उसको बाजाबता जो है ना लिख लो। कैसे, लिस्ट करके लिख लो परमाणु की संख्या। अब इसमें कोई कम होगा कोई ज्यादा जो है ना होगा, तो क्या करोगे, संतुलित करो, बैलेंस द लिस्ट फर्स्ट, यानी कि सबसे कम जिसकी संख्या होगी, लिस्ट बैलेंस द लिस्ट फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले सबसे कम को, सबसे कम परमाणु, सबसे कम परमाणु
की संख्या को पहले संतुलित कर लो। अब यहाँ पर एक बात तो समझ में आ गई कि हमको क्या करना है। जब भी जो है किसी भी जो है इक्वेशन को क्या करना है कि जब हम इक्वेशन को जो है ना बैलेंस करेंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना हम क्या करेंगे, राइट स्केलेटल इक्वेशन। यानी कि सबसे पहले क्या करो कि कंकाली समीकरण पहले लिख लो, उसके बाद जो है ना असाइन नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ ईच, यानी कि हर एक के जो है ना नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि परमाणुओं की संख्या को जो है ना क्या कर लेंगे, पहचान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बैलेंस द लिस्ट फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले उसको बैलेंस करना है जिसकी संख्या सबसे कम है। एग्जाम करके आता हूँ, चलिए देखते हैं। आइए आप देखते हैं कि जो है उसको हम कैसे किए। तो करने के लिए जैसे जो है ना क्या है, एक वर्बल एक्सप्रेशन लेते हैं, जैसे जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट इज एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड which gives sulfuric acid and zinc chloride, acid and zinc chloride। बेटा समझने की कोशिश करोगे, हम जो है ना जो बात कहना चाहते हैं उसको अगर समझ लोगे तो अब हमको जो है ना ये क्या दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। इसका हम क्या करेंगे, पहले नंबर पर ए नंबर पर हमने लिखा था कि राइट स्केलेटल इक्वेशन क्या है, जिंक सल्फेट है। तो क्या करो, सबसे पहले लिखो जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4। ओके, उसके बाद क्या करोगे, एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका HCl बैलेंस नहीं करने के चक्कर में HCl लिखेंगे। HCl फॉरवर्ड टू अब प्रोडक्ट देंगे तो विच गिव्स, यानी कि ये प्रोडक्ट देता है क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब हुआ H2SO4 और प्लस क्या, जिंक क्लोराइड यानी कि ZnCl। अब ये जो है ना क्या करो, असाइन करो, क्या है Zn कितने हैं, असाइन कर लिया, Zn इक्वल टू 1, सल्फर इक्वल टू, सल्फर एक ही है, इस पार उस पार दोनों तरफ है ना, मतलब रिएक्टेंट में सल्फर कितने हैं, तो एक है, और रिएक्टेंट में उसके बाद कौन है, तो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, रिएक्टेंट में जो है ना हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 1। इसमें प्रोडक्ट में इसमें क्या है कि जिंक कितने हैं, तो जिंक जो है ना कितने 1 है। अब यहाँ पे जो है ना सल्फर कितने हैं, एस कितने, तो 1 है। उसके बाद आप चले ऑक्सीजन कितने हैं, इसमें जो है ना ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन भी 4 है, और क्लोरीन कितने हैं, तो क्लोरीन जो है इसमें 2 है। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, इसमें क्लोरीन लिखा नहीं है, इसमें क्लोरीन 1 है, Cl जो है ना यहाँ पर कितना है, 1 है। अब यहाँ पर देखो क्या क्या बैलेंस है, पहले से ऑलरेडी दोनों तरफ जो है ना क्या इक्वल है। तो Zn जो है ये जो है Zn1 और Zn1, इसको बैलेंस हमको करना है नहीं, इसको नहीं करना। क्लोरीन 1 है और यहाँ पर क्लोरीन 2 है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। कैसा करें, तो इसके 2 हैं तो इसको बैलेंस जो है ना हम कर लेंगे। कैसा करेंगे, तो 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 से 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन जो है ना 4 और ऑक्सीजन 4, इसको बैलेंस हमको करना है नहीं। हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है और इसमें जो है क्या है, H2 है, यानी कि हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, तो हाइड्रोजन इसमें जो है ना 2 हैं,
अब यहाँ इसका सीधा सा मतलब है कि हाइड्रोजन को भी जो है हम क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप बताओ आपको हाइड्रोजन जहाँ पर है वहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Cl से भी जो है Cl भी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे Zn को जो है मसला नहीं था, ऑक्सीजन का मसला नहीं था, सल्फर का मसला नहीं था। अब आपके पास क्या होगा बोलो, Zn 2HCl। अब यहाँ पर से जो है इससे क्या मिल गया आपको, ये मिल गया। ओके, देख लिया कि बिन कहे हुए जो है ना हीट एंड ट्रायल में जो है ना हम कितनी आसानी से जो है ना आपको बैलेंस करके दिखाया। और कुछ नहीं बेटा, बैलेंस करने के लिए हीट एंड ट्रायल को आज जो है यहीं पर हम रखते हैं। इसके बाद जो है ना और भी जो है ना जो कुछ चीज़ें जो है ना 11th में बैलेंसिंग के लिए अप्लाई की जाती हैं। मैं नहीं चाहता कि जो है ना उन जो है चीज़ों से जो है मैं आपको उलझा दूँ। पहले आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करना कि जो है ना इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से जो है ना करना। एक और जो है ना दूसरा मेथड है जो नेक्स्ट जो है ना आपको क्वेश्चन करवाने लगूंगा, वहाँ पर जो है ना जो एक्सरसाइज करवाएंगे तो उसमें जो है देखा जाएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।